राजनीतिक अकाउंट सेटलिंग के लिए तमाम अवसर रोज आते हैं, दिन में कई कई अवसर आते हैं जिसमें सरकार और विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के ऊपर अकाउंट सेटल कर लें। लेकिन कुछ विषय ऐसे जरूर होते हैं जिनमें सर्वानुमति होती है। उसी में एक सेना भी है और राष्ट्र की सुरक्षा भी है। मैं टीपी त्यागी साहब से बात शुरू करूंगा, फिर बाकी मेहमानों की तरफ आऊंगा। त्यागी साहब, कई बार ऐसा लगता है कि हम राजनीतिक विरोध करते करते सेना के विरोध में खड़े होने की कोशिश करते दिखने लगते हैं, और वो चीज फिर बाद में जब रिकॉर्ड में चली जाती है तो जो भारत के दुश्मन देश हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोपोगंडा में। वो कहते हैं देखो जी, हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी ने ऐसा बोला, या सोनिया जी ने ऐसा बोला, या दूसरे ने, जिसका भी नाम है। तो वहां पर फिर भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा को तेज करने में उनको मदद मिलती है हमारे यहाँ के नेताओं के वक्तव्यों से। त्यागी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। पहली बात तो मैं ये कहूं कि जो राहुल जी कह रहे हैं वो सच नहीं है। दरअसल में जाट रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों को रिजर्व में रखा गया था और अंदेशा था कि चीन ऐसा करेगा। जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया तो इनको भेजा गया और हमारे 50 जवान तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके आगे तक गए, चीन के कैंप तक, और फिर चीनियों को हवा में गोली चलानी पड़ी तब वो वापस आए। तो वो जो कह रहे हैं कि पिट के आए, हम तो उनके घर में घुस के खदेड़ के आए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने जो कही वो बिल्कुल सच है। बिलावल भुट्टो की वो यूएन काउंसिल में बयान ना रहा होता अगर इस किस्म के बयान राहुल गांधी और उससे पहले जयराम नरेश हो या और लोग हो, उन्होंने ना दिए होते। मगर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का सिपाही 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज का सिपाही पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फोन है, वो टेलीविजन देखता है और उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। उसके दिमाग में ये आना प्रारंभ हो गया है कि क्या मैं ऐसे नेताओं के लिए बयान दूं जो मेरे सेनापति को गली का गुंडा कहे, या मेरे शौर्य पे सवाल उठाएं, या मुझे पिटा हुआ सैनिक बताएं। बताइए, अगर इस किस्म का सवाल उसके दिमाग में आता है, या ये आए कि हमारे यहाँ देश में ऐसे भी नेता हैं जो ये कहते हैं कि देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, ऐसे भी नेता हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से तो चीन का राज अच्छा होता। अगर सिपाही के दिमाग में ये बात आ जाती है तो समझ लीजिए आज हिंदुस्तान में केवल एक संगठन ऐसा बचा है जिसमें कर्तव्य निष्ठा भी है, अनुशासन भी है और ईमानदारी भी है। अगर इस संगठन के अंदर तकलीफ होती है तो देश को तकलीफ होगी, देश की लाइफ लाइन कही जा सकती है। बहुत इसके ऊपर सवाल उठाना बहुत अच्छी बात कही त्यागी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक बात कह के कांग्रेस के पास चलूंगा, सुधा जी के पास। करीब साल 2 साल पहले एक देश के बड़े मीडिया हाउस ने एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे में एक प्रश्न, तमाम प्रश्न थे, एक प्रश्न ये था, बड़ा रोचक सर्वे था, कि भारत को यानी यहाँ की आम जन को सर्वाधिक भरोसा किस पर है। उसने उसमें लिखा था सरकारों पर एक कॉलम, दूसरा विधायिका यानी सांसद विधायक, 2 इन पर, तीसरा न्यायपालिका, चौथा सैन्य इस्टेब्लिशमेंट, सेना। आपको जान के आश्चर्य होगा 60% लोगों ने सेना पर सर्वाधिक भरोसा जताया। 40 में सब उन्हें का सेना 100% हमारे दिल के करीब है, जिस पर हमको आंख मूंद के भरोसा है। बाकी सबके साथ इफ्वट है, अदालत पर भी, और सबसे ज्यादा इफ्वट तो सरकारों पर लगे थे उस सर्वे में। जनता ने कहा था भाई इन पे तो भरोसा नहीं कर सकते ज्यादा, हम नेता लोग तो गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन सेना जरूर ऐसी थी।
सुधा जी, मैं वही बात समझना चाहता हूं। हम लोग एक दूसरे से पॉलिटिकली लड़े भिड़े, अच्छी बात है, कुश्ती करें, चुनाव जीतने की स्थिति अब पैदा अपने लिए कैसे बने उस पर संघर्ष करें, परिश्रम करें, समझ में आता है। राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना अलग चीज होती है और सेना की आलोचना अलग चीज हो जाती है, या उसका अपमान अलग चीज हो जाती है जब हम उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पीटे जा रहे हैं। एक बड़ा डिमोरलाइजिंग सेंस प्रिवेल करता है पूरे देश में कि पीटे जा रहे हैं, मतलब क्या, कोई बकरी और मेमना समझ लिया क्या? और क्या हम पिट रहे हैं? सैनिक नहीं पिट रहे, फिर तो देश पिट रहा है। ऐसी भाषा, और आज की नहीं, वो शीला जी के सुपुत्र एक बार बताई दिए थे, सेनाध्यक्ष को बोले ये तो गली का गुंडा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कश्मीर में तो कश्मीरी आदमी को सेना भी मार रही, आतंकी भी मार रहे, यानी सेना और आतंकी एक ही तराजू में बैठाल देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान भविष्य भूतकाल में उठाना पड़ा, फिर भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया? जी, एक्चुअली जो राहुल जी ने कहा उसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ के बातों को किया जा रहा है, हमारे सैनिक घायल हुए हैं या नहीं, उनको भर्ती किया गया है या नहीं, अगर हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ा, इसका मतलब वो हमारी जमीन में घुस आए थे या नहीं। हर बात को घुमा पुरा के उसका अलग रंग देना। जहां तक आपने कहा कि जनता आर्मी पे ज्यादा विश्वास करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मेरे घर में 60% से ज्यादा लोग आर्मी में हैं, तो मुझसे ज्यादा उसका सम्मान और उसके बारे में अच्छी बातें मुझसे कोई जानता नहीं है। या हम सभी लोग इस आर्मी के भरोसे में अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रश्न खड़ा किया था कि कांग्रेस को फायदा नुकसान, यहाँ पे बात थी कि आखिर हमारे सैनिकों में जो 2.5 साल पहले हो चुका था, आखिर ऐसी 18 बार मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी का मुलाकात 18 बार हो चुका है। जो घटनाएं कम होनी चाहिए थी, व्यापार तो बढ़ता रहा, घाटे आपके होते रहे, लेकिन सैनिकों के साथ, जहां पे हमारे सैनिकों को सेफ होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ झड़प हो रही है, सैनिकों को चोटें लग रही हैं, सैनिक हमारे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ये सत्य है या नहीं सत्य है? इस बात से कौन कोई यहाँ बैठे हुए लोग कहते हैं? ये आपने इसका सरलीकरण कर दिया। ये शब्दावली ही आपत्तिजनक है कि हमारे सैनिक पीटे जा रहे। गरीब की गाय समझ लिया है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तो ऐसी भाषा है का तरीका हो गया। अगर ये राहुल गांधी की ये भाषा है तो ये भाषा देश स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषिक रूप से अगर आप अमिताभ जी देखने जाएंगे तो यहाँ पे बैठे बैठे मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक भाषिक रूप से क्या प्रयोग करते हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता है। लेकिन अगर उन्हें प्रश्न खड़ा किया कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके साथ ये बार बार चीजें क्यों हो रही हैं, अगर वो प्रश्न हो रहा है सबको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? त्यागी जी, कांग्रेस सुधा जी कह रहे हैं कि ये तो सम्मान की फिक्र थी, इसलिए ऐसा बोला कि सैनिक पिट रहे हैं। आपको क्या समझ में आया? आप सैनिक रहे और सैनिकों का एक बड़ा संगठन भी देश में चला रहे हैं। आपको जो समझ में आया मैं उसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और ये झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। और इस किस्म का स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने दिया है उसका ही ये नतीजा था कि बिलावल भुट्टो ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो तो हिटलर के आदेशों पे चल रही है। ये दूसरे हमारे दुश्मनों को बोलने का मौका देते हैं। अच्छा, और गलत बोलते हैं। अगर आपकी सेना ने, मान लीजिए कि अगर आपकी सेना हारी हुई भी होती तो एक अच्छे नेता का फर्ज है कि वो उस बात को उजागर ना करे, एब्जॉर्ब करे। आप तो पहले तो झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद में वो भी सेना के खिलाफ। आप अपना, यहाँ पे झूठ और सच की बात है, लोगों को जानना चाहिए कि जो हमारे देश में मैडम, मैं भी आपको रोकना चाहूंगा, मैं भी आपको रोकना चाहूंगा। आपने अब तक शोर मचा रखा कि हमने 1971 के अंदर देश के 2 टुकड़े करवा दिए पाकिस्तान के, आर्मी ने किए। आपने तो जीती हुई जंग टेबल के ऊपर हार दी। आपने जब कश्मीर का मुद्दा सोल्व किया जा सकता था, आपने सोल्व नहीं किया। और 71 में जंग जीतने के बाद भी आपने सिपाहियों की जो पेंशन थी, जो 2/3 मिलती थी, काट के आधा कर दी। दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण है क्या? आपने एक नहीं, ऐसे हजार है। आज आप सवाल पूछ रहे, मैं पूछता हूँ। 62 में 40,000 किलोमीटर आपने एक्साइज इन दे दिया। 63 में आपने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर शमशान गली दे दी।
आपने उसके बाद में ट्रेप चौक में और इससे पहले जब जब चीनी आए एक एक महीने 2-2 महीने साल भर बैठे रहे, उनके आगे हाथ जोड़ते रहे। अब आपने देखा नहीं कि डोकलाम के अंदर क्या हुआ, दरबार में क्या हुआ, दरबार में क्या हुआ। उस देश को चुप कराने के लिए ठीक शिवाजी अभी त्यागी जी, ठीक अब आपके त्यागी जी, ये देश आपके आक्रोश के, सेना के आक्रोश के साथ है। शिवाजी अभी रुकना होगा। आशीष चतुर्वेदी, मैं उसी प्रश्न पर आता हूं। छोटे कोई कार्यकर्ता बोल दे समझ में आता है, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता उनके वाक्य का। क्या आपने राजनेता के तौर पर या एक सैन्य अधिकारी के तौर पर जब आप काम कर रहे थे इस भारत की सेना में, कभी ऐसा सुना कि किसी देश के बड़े नेता ने, जिसकी एक हैसियत हो, उस नेता ने अपने देश की सेना के लिए ऐसा कहा कि हमारा जो सेना अध्यक्ष है वो गली का गुंडा है या सेना पिट रही है? इस तरह की भाषा क्या भारत के सेना के मनोबल को खंडित नहीं करेगी, उसको आहत नहीं करेगी? आशीष चतुर्वेदी, निश्चित रूप से उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो उस मुद्दे को सही ढंग से उठाने की, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया है वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, मंशा कुछ भी रही हो उनकी, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया है वो तो राजनीतिक तौर पे भी गलत है और देश के उसमें भी कहीं ना कहीं वो तो बिल्कुल गलत हो ही जाता है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को जो बोलना चाहिए थे या वो चाह रहे थे, उनको उसको बात को दूसरे ढंग से कहना चाहिए। आप अगर उस तरीके से कहते तो बात सही रहती, लेकिन आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया वो कहीं ना कहीं जो आप दूसरों पे उठाना चाहते थे, अब जाहिर सी बात है राजनीतिक आपका कद बहुत बड़ा है, तो आपके जो भी शब्द होंगे उनपे जो है बहुत ज्यादा जो है कहते हैं कि लेंस से देखा जाएगा कि इसका क्या मायने निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये सोच पहले आप में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो बोले वो बहुत सोच समझ के बोले, और विशेषकर सेना और भारत से जुड़े मुद्दों, क्योंकि इससे आप केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप इस मुद्दे का जो अहम मुद्दा, जो असल मुद्दा ये था अमिताभ जी कि इसमें भारत का रिस्पांस क्या है। और जब मैं कहता हूं भारत मतलब भारत, उसमें ना कोई सपा है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई भाजपा है, ना कोई सरकार, उसमें अब भारत को, इनको सबको, मुझे बहुत दुख है कि कोई एक सांसद भी अगर संसद में खड़ा हो जाता है, चाहे हमारी पार्टी का चाहे किसी पार्टी का, हर एक सांसद को एक विशेषाधिकार होता है कि वो कोई भी मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक भी सांसद खड़ा हो जाता और कहता है कि हम चाइना से आगे जो इतना निर्यात या आयात कर रहे हैं उसको कम करेंगे, सरकार कहीं से कोई पहल करती, इनके राजदूत को बुलाती, विपक्ष का कोई नेता खड़ा होकर के कहता, सरकार पे दबाव बनाता कि आपने इनके राजदूत को क्यों नहीं बुलाया, उसको अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा, कुछ दिखता देश को। लेकिन फिर वही राजनीति की, तुमने ये कहा, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे पहले ये हुआ था, हमारे आने के बाद हुआ, और मुद्दा कहीं ना कहीं जो है असल मुद्दा वो रह गया इसमें कहीं। ठीक बात।